देश की बागडोर असल मायनों में उन्हीं के हाथों में होती है जो पूरी ईमानदारी से अपना फर्ज निभाना जानते हैं। नमस्कार, द पीके टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आरती शर्मा। दरअसल जो शख्सियत आज हमारे इस खास कार्यक्रम में मौजूद है वो अपनी बेबाकी और अपने दबंगई और एक लेडी सिंघम के तौर पर जानी जाती है और इनकी पोस्टिंग जहाँ भी होती है सबसे पहले तो महिलाएं जो है वो अपने आप को सबसे महफूज महसूस करती है। जी हाँ, हमारे साथ आज मौजूद है सिरोही जिले में इंस्पेक्टर पद पर तैनात अनीता रानी जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका द पीके टाइम्स में। थैंक यू। मेरा सबसे पहले तो सवाल यही रहेगा कि दरअसल आज हम जहाँ भी होते हैं, आज अगर हम आपकी इस पोजीशन की बात करें तो इसकी शुरुआत हो सकता है काफ़ी पहले से हो गई होगी। कहीं ना कहीं आपने बैक ऑफ द माइंड ये सोच रखा होगा कि आपको क्या बनना है, क्यों बनना है, तो वो कहानी कैसे शुरू हुई? देखिए, हर कामयाबी होती है उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहता है, कोई प्रेरक रहता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। उनके कुछ आदर्श होते हैं, कोई उनको पढ़ाने वाला आगे मिल जाता है। हम लोग, मैं एक छोटे से चूरू डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से कस्बे से बिलोंग करती हूँ। तो जब छोटे छोटे थे, 5 भाई बहन थे। पिताजी जोधपुर डिस्कॉम में सरकारी सेवक थे। तो उस नौकरी के दौरान ही उस कस्बे से निकल के गंगानगर जाना हुआ। पिताजी का वहाँ प्रतिस्थापन हुआ। जो मदर थी, मेरी मदर जो है वो झुंझुनू जिले से हैं। तो मदर अपने परिवार में सबसे बड़ी बहन थी। अच्छा। तो उनके पिताजी, मेरे नाना जी गुजर गए थे। तो उनके कहीं ना कहीं मन में यह था कि कुछ ना कुछ करना चाहिए था। तो ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाई। ये उनका इस वजह से मन में काफ़ी था। तो जब भी हम लोग छोटे छोटे थे, 5 भाई बहनों में हम 4 बहनें, 1 भाई था। तो मदर का हमेशा ये था कि मेरे बच्चे, मेरी बेटियां कुछ ना कुछ करें। तो इसी थीम को लेते हुए उन्होंने, इसी सपने को लेते हुए हम सबको एजुकेशन दिलाया। तो जब हम लोग छोटे छोटे थे तो मेरी माताजी जो थी वो हमेशा एक बात कहती थी। उनके एक मन में एक ख्वाहिश थी कि मेरा एक बच्चा जरूर पुलिस में थानेदार हो। तो जब मैं छोटी होती थी तब मुझे लगता था कि मम्मी ये थानेदार क्या बोलती हैं बार बार, होता क्या है थानेदार। पर मुझे पता नहीं था कि बाद में मैं खुद चल के ही थानेदार बन जाऊंगी और जब बनूंगी तब मुझे पता चलेगा कि सही मायने में थानेदार क्या होता है। तो इस शुरुआत के पीछे सबसे बड़ी जो मुख्य कड़ी आप कहेंगे, मैं अपनी माताजी को ही दूंगी। और ये सपना उन्हीं का था और उन्हीं के सपने को साकार करने के लिए आज मैं आपके सामने हूँ और उन्हीं की वजह से ही आज थानेदार हूँ और आज इंस्पेक्टर हूँ। तो जब आप इस फील्ड में आ गई तब आपकी माँ का रिएक्शन क्या था? देखिए, माँ बाप जो होते हैं, चाहे माता हो चाहे पिता हो, पेरेंट्स जो होते हैं, उनकी हमेशा यही मंशा रहती है कि उनके बच्चे जिस भी फील्ड में हो, एक उन कामयाब हो। और जब भी उनका नाम लिया जाए तो उनके माता पिता को यूँ गर्व होना चाहिए। तो चूंकि एक तो मैं माँ का जो सपना पूरा किया वो तो रीजन था ही था। और फिर जैसे मेरी फर्स्ट पोस्टिंग बाड़मेर हुई। बाड़मेर में जब मैं फर्स्ट पोस्टिंग गई, उस दौरान वहाँ महिलाएं जो थी, जैसे पुलिस में इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर इस रैंक के अधिकारी बहुत कम थे। तो बाड़मेर में जब मैं थी तो पहले तो हम 2 महिलाएं थी, फिर मेरी साथी उन्होंने स्थानांतरण हो गया तो मैं एकमात्र महिला अधिकारी वहाँ बची। तो उनको बड़ा यूँ प्राउड फील होता था कि मेरी बेटी है वो थानेदार है, बड़ा फील गुड होता था उनको। और अभी भी वो कहीं ना कहीं, मतलब कि अभी भी जब कहीं उनको कोई पूछता है तो उनको बड़ा प्राउड फील होता है, बड़ा अच्छा फील लगता है उनको। तो और जब आप जैसे आपकी पहली पोस्टिंग आप बता रही है कि बाड़मेर में हुई, तो उस दौरान जब आप इस फील्ड में आई और जिस पोजीशन पर आप जिस थाने में गई, वहाँ महिलाओं की स्थिति क्या थी? देखिए, सबसे पहले तो देखो, बाड़मेर जब मैं स्वयं गई तो चूंकि मैं एक ऐसे एरिया से आई थी जहाँ पानी और हरियाली इतनी थी कि जब मुझे पहली बार पता चला कि मेरा बाड़मेर मेरा पोस्टिंग हो रहा है तो मैं खुद बड़ी यूँ घबरा गई कि जिस एरिया से मैं हूँ, और वहाँ जैसे किताबों में पढ़ा था कि बाड़मेर में, जैसलमेर में पानी वगैरह का काफ़ी इशू रहता है। और मैं गंगानगर में रह रही थी, वहाँ हमारे वहाँ तो नहर का पानी ही पानी था।
और चारों तरफ खेत में हरियाली वगैरह अच्छी फसलें होती थी। तो मैं बड़ा यूँ परेशान सी हुई कि कैसे सेट होगा, क्या नहीं होगा। फिर भी जैसे था चले गए। जाने के बाद में 6 महीने तो बड़ा और बुरा लगा, क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत पड़ती थी, पानी का थोड़ा इश्यू था, और हर हम लोग जिस एरिया से आए थे, बाड़मेर की थोड़ी लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट थी, तो उसको समझ पाना, उसमें एडजस्ट कर पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट था। बट कहते हैं कि जो परिस्थितियाँ होती हैं और समय के साथ सब कुछ सामान्य हो जाता है, तो हम भी सामान्य हो गए। अब बाड़मेर जब गए तो वहाँ के जो महिलाओं की जो कंडीशन थी, हालांकि देखिए अभी सभी जगह इम्प्रूवमेंट हो रहा है, क्योंकि बाड़मेर भी काफ़ी पिछड़ा जिला था, तो जो शिक्षा है वो थोड़ा कम थी। पर अभी मैंने जितना अभी मेरी नौकरी के बाद में मैंने देखा तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। और काफ़ी लोग, आपने भी जैसे पढ़ा होगा, बाड़मेर में भी एजुकेशन का काफ़ी क्रेज रहा, और बच्चे, महिला हो चाहे पुरुष हो, अभी सिविल सर्विस वगैरह में इन्होंने अच्छा रिजल्ट दिया है। देश के अंदर काफ़ी बच्चों ने नाम रोशन किया है। तो उस टाइम था तो महिलाओं का थोड़ा चल रहा था। क्राइम वगैरह तो सब जगह देखिए होता ही है। पुलिस का तो देखिए मुख्य काम तो देखो क्राइम से पड़ता है। था महिलाओं के प्रति काम, क्राइम भी था, और उनकी कुछ ऐसी कंडीशंस भी थी। बट पुलिस और प्रशासन देखिए हर चीज़ के लिए, देखो पुलिस में हमें तो यही सिखाया गया कि आपको हर जगह हर परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप पुलिस में हैं और आप पुलिस में रहते हुए आपके पास में यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की समस्या लेके जाता है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, तो आप, चाहे वो आपसे संबंधित हो नहीं हो, पर आप उसको मना नहीं कर सकते कि ये काम मुझसे संबंधित नहीं है। आपको उसको डील करना ही पड़ेगा, उस प्रॉब्लम को सुनना ही पड़ेगा, उसको प्रॉपर जो सोल्यूशन है वो आपको प्लेटफॉर्म बताना ही पड़ेगा। तो इस तरह से वहाँ समस्याएं जो आती थी, परंतु समय के साथ साथ और परिस्थितियों में और जो मौजूदा हालात थे उसमें जो हम अच्छा कर पाए, हम लोगों ने किया भी। बाड़मेर जिले के हम हालांकि यहाँ पर बात कर रहे हैं और काफ़ी वक्त तक आपने अपनी जो है वहाँ पर सेवा दी है। क्या आपको नहीं लगता कि उस दौरान महिलाएं जो है, अक्सर ये बाड़मेर में ये समस्या देखी जाती थी, महिलाएं जो है कुएं में कूद कर अपनी जान दे देती है, और न सिर्फ वो बल्कि अपने बच्चों को लेकर भी वो कई बार देखने में आया कि टाँके में कूद कर, कुएं में कूद कर जाती थी। तो कहीं ना कहीं आपने ये जानने की कोशिश की कि क्यों महिलाएं ऐसा करती थी वहाँ पर? देखिए, मेरा पदस्थापन 2 बार वहाँ रहा, तो 2 बार ये जो अभी आप कह रही हैं काफ़ी हद तक ये बात सही है। जो मैंने समझा और मुझे जो लगा कि वहाँ सबसे बड़ा जो सुसाइड का जो कारण है, वहाँ एक, जैसे बाड़मेर में मतलब कि एक रूटीन में सभी समाज में, मतलब अमूमन हर कास्ट में कहोगे आप, तो वहाँ एक परंपरा है कि लड़की के बदले लड़की, जिसको वो लोग आटा साटा बोलते हैं। तो आटे साटे में जो संबंध करते हैं, तो संबंध आटे साटे में होने के कारण काफ़ी जो 70% जो घरेलू परिस्थितियाँ जो बिगड़ी हैं, वो ये संबंध काफ़ी उसके लिए जिम्मेदार है। क्योंकि वहाँ ये आटा साटा तो है ही है, उसके साथ में जब मेरा पदस्थापन था तब मैंने वहाँ ये देखा कि बाड़मेर में जो शादी थी, जो संबंध था, वो बचपन में ही हो जाता है, और जब बच्चे बड़े होते हैं तो अभी तो जैसे बाल विवाह नहीं है, परंतु वहाँ 18 साल के बाद में जैसे शादियाँ हो जाती हैं, तो 18 साल तक चाहे बच्चा लड़का हो चाहे लड़की, वो इतने मैच्योर नहीं हो पाते हैं कि भी अपना भला बुरा सोच लेवे। तो इन आटा साटा प्लस बचपन में ही संबंध कर देना, और जब बचपन में जो संबंध कर देते हैं उसमें जैसे लड़का हो या लड़की हो, तो बेमेल जो हो जाता है कई बार, कि जैसे लड़का अनपढ़ रह गया या लड़के ने कम एजुकेशन लिया और लड़की एजुकेटेड हो गई या कोई जॉब में लग गई, तो वहाँ जैसे ये मिसमैच जो जिसको कहेंगे वो होता था। तो फिर महिलाएं कुछ संवेदनशील देखो होती हैं, ये आप भी जानती हैं। हर एंगल से अपन बात करें कि महिलाएं जो होती हैं वो तर्क की कंपेरेटिव देखो इमोशनल होके, भावनात्मक तरीके से ज़्यादा अपने निर्णय लेती हैं, और संवेदनशील हैं, कोई भी बात उनको जल्दी से हर्ट कर जाती हैं। छोटी सी खुशी उनको बहुत ज़्यादा खुशी देती है, वो इमोशनल भी हो जाती हैं। तो कई चीज़ों का मिक्सअप आप देखेंगे, तो इसका परिणाम ही यही है कि कोई चीज़ हर्ट कर गई तो वो क्विक उसका रिस्पॉन्स जो उन्होंने किया तो इसी तरह से किया कि वे अपन खुद, जैसे वहाँ अमूमन क्या है कि सुसाइड भी करती हैं। तो जैसे वहाँ क्या है कि जो पानी का जो इश्यू है उस वजह से वहाँ के लोग जो वाटर टैंक बनाते हैं
उसी में गिर जाती हैं, बच्चों को भी लेके गिर जाती हैं, सामूहिक आत्महत्या टाइप का वो हो जाता है। तो काफ़ी दुखदाई है। और इसका सॉल्यूशन मैं तो यही मानती हूँ, देखो कि शिक्षा तो होनी चाहिए, शिक्षा के साथ साथ जब तक हम लोग जो आप जो इसको मिसमैच कहेंगे, जब तक ये मिसमैच नहीं बंद होगा तब तक इन चीज़ों में को रोकने में थोड़ी समस्या तो आएगी। और महिलाओं से भी मेरा यही निवेदन है और उनसे अपील भी यही रहेगी मेरी कि हर समस्या का जो सॉल्यूशन है, वो जो महिलाएं आत्महत्या कर लेती हैं, वो आत्महत्या हर किसी का सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि परिस्थितियां कैसी भी हो, आप देखो डटे रहेंगे तो उसका परिणाम सुखद अवश्य ही निकलेगा, क्योंकि समस्या के साथ साथ उसका समाधान अवश्य ही जन्म लेता है। तो समस्या कैसी भी हो, अगर हम डटे रहेंगे तो उसका परिणाम हमें सुखद अवश्य ही मिलेगा। क्योंकि आप एक वर्किंग वुमन हैं और कहा भी जाता है कि वर्किंग वुमन की जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, क्योंकि उन्हें अपने काम के साथ साथ सामाजिक जीवन को भी मैनेज करना होता है। तो क्या आपकी जिंदगी में भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो हर दिन आती हैं और आप हर दिन उनसे लड़ती है? देखिए, जीवन के अंदर देखो समस्या नहीं हो तो वो जीवन मैं नहीं कह सकती। जीवन है तो समस्याएं हैं, चाहे वो जीवन किसी का भी हो, मनुष्य का तो है ही है। आप देखिए कि कोई दूसरा भी जैसे जानवर भी है तो उसको भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फेस करना पड़ता है। मनुष्य में पुरुष और महिला देखिए संघर्ष दोनों के जीवन में ही है। और महिलाओं का इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा रहता है कि उनके ऊपर पारिवारिक सामाजिक जिम्मेदारियां ज़्यादा रहती हैं। और अगर वर्किंग वुमेन है तो देखो, आप वर्किंग वुमेन हो वो आपका निर्णय है, आपके परिवार का या आपके समाज का वो निर्णय नहीं है। आप अगर कोई कामकाजी महिला है तो कामकाजी महिला होने के साथ साथ आप अपने परिवार को और अपने समाज को या अपनी सोसाइटी को भी आपको समय भी देना और उनके प्रति जो ड्यूटियां वो भी पूरी करनी है। तो उसमें थोड़ी देखिए समस्या आ जाती है कि कई टाइप में आप भी समझती हैं कि मैं एक वर्किंग कामकाजी महिला हूँ, वर्किंग वुमेन हूँ, और उसमें भी मैंने एक ऐसा डिपार्टमेंट चूज किया है जहाँ आपको 24 घंटे अपने पद के कर्तव्य के लिए तैयार रहना पड़ता है। तो कभी कभी कुछ पारिवारिक ऐसे होते हैं जो सामाजिक कर्तव्य हैं, जैसे आपको वो निभाने आवश्यक होते हैं, परंतु अवकाश के कारण या आपके पदीय कर्तव्य पे आपका इतना प्रेशर है कि आपको लगता है कि ड्यूटी मस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आपको कहीं ना कहीं आपके जो सोशल ड्यूटीज़ है उसको स्पॉइल करना पड़ता है। तो ड्यूटी देखो ऐसी डिफिकल्टी तो रहती है, बट ऐसा कोई मेजर इशू नहीं हुआ अभी तक कि हम उसको सॉल्व नहीं कर पाए। कभी ऐसा हुआ है वर्क प्लेस पर, अक्सर ये देखा जाता है कि मेल ईगो टकराता है, तो कभी ऐसी सिचुएशन आई है, कभी इस प्रॉब्लम का सामना करना हुआ है? देखिए, मेल ईगो का तो देखो मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी जिस तरह से माहौल आप वर्ल्ड का देख लो, हिंदुस्तान में देख लो, राजस्थान में देख लो, मुख्य पद पे महिलाएं हैं। अभी वो समय देखो, आज से 20 साल 25 साल पहले का समय कुछ अलग था, अब अलग है। जब पुरुष जो थे वो थोड़ा यूं असहज महसूस करते थे महिलाओं के साथ में, पर अभी तो महिलाएं इतनी आ रही हैं कि वो लोग अंडरस्टूड ही है उनको कि भी हम लोग साथ में काम करना ही है हम लोगों को। और बाकी मैं आपको बताऊं, मैंने कभी अपनी 18 साल की नौकरी में देखो ऐसा कभी महसूस नहीं किया कि किसी मुझे महिला की वजह से या तो मुझे काम के प्रति या तो कम सुनने को मिला हो या मुझे कि जिम्मेदार नहीं माना गया हो, क्योंकि मैं जहाँ पे भी रही अच्छे मुख्य जिम्मेदार पदों पे रही। और मेल ईगो तो देखिए कि सामने आपके कोई जनरली नहीं कह पाता है, पीठ पीछे अगर आपके किसी ने कुछ कहा हो तो उसके बारे में मैं बता नहीं सकती, परंतु मैंने कभी फेस टू फेस ऐसा फेस नहीं किया और कि किसी ने ये कहा हो कि भी ये महिला है तो पुरुष के कंपैरेटिव हमारा कम काम कर पाएंगी। और अगर ऐसा है भी तो मैं तो देखिए आपको यही कहती हूँ कि अगर आप फील्ड में आई हैं तो आपको हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। और मैं सभी महिलाओं से भी ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप जिस फील्ड में आई हैं तो उस फील्ड के प्रति आपको पूर्ण रूप से तैयार रहना चाहिए और अपने कार्य के प्रति इतना जिम्मेदार रहना चाहिए कि चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, वो कभी आप पे क्वेश्चन मार्क करके ये नहीं कह सकें कि हम इस काम को इस महिला को दें या नहीं दें, वो सही तरीके से करें या नहीं करें। आपके ऊपर जो भी कार्य आपको दिया जाए, सामने वाले को आप पे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये आप उसको मोर देन बेस्ट कर सकते हैं कंपेरेटिव
जेंट्स के। जी। तो अपनी तैयारी आपको पूर्ण रखनी चाहिए। अगर आपकी निजी जिंदगी की हम बात करें तो पुलिस में आने के बाद आपने शादी भी अपने सर की एक अधिकारी से की, तो क्या इसके पीछे भी कोई कहानी रही? देखिए, कहानी तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि जब मैं पुलिस विभाग में आई तो मेरे साथ ही अभी जो मेरे पति हैं आनंद कुमार जी, वो भी अभी इंस्पेक्टर हैं। जी। तो हम लोग क्या है कि इस पुलिस से हमारा कोई ऐसा था नहीं, विभाग से या नौकरी से, क्योंकि हम लोग पुराने परिचित थे। जो मेरी सासू जी थी और जो अभी इस दुनिया में नहीं है, वो और मेरी जो माता जी हैं वो बहुत क्लोज मित्र हुआ करती थी। और जो मेरे जेठ जी वगैरह थे वो मेरे फादर के बहुत क्लोज फ्रेंड्स हुआ करते थे। तो हम लोगों ने मोस्टली जो तैयारी वगैरह करने साथ करते थे और इंटरव्यूज़ भी हमने साथ में ही दिए। जैसे सब इंस्पेक्टर का भी मैं कहूँ तो हमने साथ में इंटरव्यू दिया। उसके बाद में हमने आरएस का इंटरव्यू भी साथ में ही दिया। तो पुलिस विभाग में एक ये कोइंसिडेंटली एक साथ आना हो गया, बट बाकी हम पुराने यूँ पारिवारिक हमारे संबंध थे। और फिर जब पुलिस विभाग में आ गए, दोनों एक ही पद पे हो गए, तो थोड़ा सा ये ऐसा ठीक लगा कि दोनों की आपसी जो समझदारी की बात कहें या एक दूसरे को समझने की बात कहें, जान पहचान अच्छी थी। फिर ये सोचा कि कहीं नई जगह जाके इस तरह से अपन देखें तो इससे बढ़िया कि परिवार भी लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं, हम लोग भी एक दूसरे को काफ़ी समय से जान पहचानते थे। तो कंटिन्यू इस चीज़ को फिर हम लोगों ने सोचा कि इसको रिलेशनशिप में ही चेंज कर दिया जाए। तो इसका तो यही रीज़न रहा। बाकी अच्छा है, सेम डिपार्टमेंट में दोनों। मेरा तो यही कहना है कि आप देखो, डिफरेंट डिपार्टमेंट में होते तो आपको अपने पार्टनर को हर चीज़ को एक्सप्लेन करके समझाना पाना काफ़ी मुश्किल होता है। अगर आप दोनों एक फील्ड में हो तो आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपका पार्टनर खुद उस चीज़ को सर्वाइव कर रहा होता है, तो वो खुद स्वयं ही समझ जाता है इस चीज़ को। ऐसे तो आप दोनों एक ही स्तर के अधिकारी हैं, तो और जनता आपको लेडी सिंघम के तौर पर जानती है, तो लेकिन घर में किसकी चलती है? देखिए, घर में तो देखिए आप स्वयं भी जानती हैं, बाकी जग जाहिर है कि होम डिपार्टमेंट तो गृह मंत्रालय महिला का ही रहता है। और इसी तरह से गृह मंत्रालय चूँकि मेरा ही है, तो इसमें दखल अंदाजी मुझे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं है। परंतु देखिए, दोनों की इक्वल चलती है, क्योंकि जो डिसीजन होते हैं वो हम दोनों इक्वल, दोनों सहमति से ही लेते हैं। कभी कोई ऐसा केस आया कि चलो आपसे नहीं सुलझ पाया हो तो आपने उनसे कहीं ना कहीं एक राय लेने की कोशिश की हो? क्या वो इस चीज़ में भी आपको गाइड करते रहते हैं? वैसे तो देखिए कि ये आपने अभी जैसे कहा भी है, हमारे सीनियर्स भी कई बार यूँ आपस में बात करते रहते हैं कि तुम दोनों एक ही फील्ड के हो, एक ही रैंक पे हो, तो तुम लोगों को तीसरे आदमी की जरूरत नहीं है आपस में सलाह मशवरा करने की। बाकी देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट हो या चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। और ऐसे कई बार डिफ़िकल्ट चीज़ें आ जाती हैं जब आपको कहीं न कहीं कोई ना कोई राय की ज़रूरत पड़ती है। राय के साथ-साथ आपको कुछ ऐसी कोई टेक्निकल चीज़ें भी आपको यूँ डिस्कस करने की ज़रूरत पड़ती हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद दूँगी कि इस चीज़ के लिए मुझे घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसा कोई डिफ़िकल्टी, कोई इश्यू होता है तो हम लोग आपस में शेयर करते हैं और मैं भी उनसे शेयर कर लेती हूँ, वो भी मुझसे शेयर कर लेते हैं। और जब डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ें जब अपन बात करते हैं तो 2 लोग जब डिस्कस करते हैं तो उसका अच्छा परिणाम निकलता है, सही रास्ता पता चल जाता है। आपने अपनी छवि जो जनता के बीच है वो एक साहसी महिला के तौर पर इस पहचान को आपने कायम किया है, तो उस विश्वास को आप कैसे कायम कर पाती है? देखिए, ये जो साहस कहो चाहे कुछ भी कहो, पर मैं आपको 2 शब्दों में इसकी बात कहना चाहती हूँ कि आप साहसी हो या नहीं हो, ये सारा जो है आपके मन की बात है। और आपका मन जब मजबूत होता है तब आपकी सारी चीज़ें उस अकॉर्डिंग हो जाती हैं। आपका मन मजबूत जो होता है, जिसको अपन सेल्फ आत्मसम्मान कहते हैं, सेल्फ जो मॉरल कहते हैं, जब आपका वो विल पावर आपका स्ट्रॉन्ग होता है तो सारी चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग हो जाती हैं। तो चूँकि मैंने अभी आपको बताया कि मैं एक ऐसे कस्बे से बिलॉन्ग करती हूँ, मेरी मदर झुंझुनू ज़िले से हैं, तो वहाँ की लेडीज़ काफ़ी बोल्ड रही हैं और काफ़ी यूँ साहसी मजबूत मानी जाती हैं। तो ये मेरे को मेरी मदर से ही मिला है।
तो शुरू से ही मैं काफ़ी मन से यूँ मजबूत हूँ। तो मन में मजबूती होने के कारण अगर आपको स्वयं पे विश्वास है तो आप अपना काम उतना ही अच्छी तरीके से कर सकती हैं। हर विश्वास के ऊपर ये सारी ईश्वर है, आज ये एक विश्वास है। ईश्वर को किसी ने देखा नहीं है, परंतु ईश्वर है और संसार चल रहा है, तो ये सब कुछ विश्वास पे है। जैसा आपका विश्वास है वैसा कार्य हो जाएगा। आप बाड़मेर, सिरोही और जालौर जिले में तैनात रही है, चूंकि क्या कभी कोई ऐसी बड़ी घटना रही हो जिसका खुलासा करने पर आपको गर्व महसूस हुआ, ऐसा कोई क्षण हुआ? देखिए, पुलिस पे यूँ तो हजारों क्षण आते हैं। हर एक घटना, हर एक वारदात कुछ ना कुछ नया लेके आती है, उसका खुलासा होता है, तो एज ए पुलिस अधिकारी आपको काफ़ी खुशी होती है और छोटे बड़े सभी कामों में खुशियाँ होती हैं। परंतु जब मैं महिला थाने में थी, जब मैं बाड़मेर महिला थाने में पदस्थापित थी, तब एक दफ़े एक बच्ची के साथ में ऐसी घटना हुई थी। जब वो घटना क्लियर हुई, ट्रेस हुई, तब उस टाइम मुझे बहुत अच्छा लगा था कि ऐसी घटना का हमने उसको क्लियर किया। और उस समय मुझे लगा था कि मैं एक पुलिस में हूँ और महिला अधिकारी हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। और हाल ही में आपका ट्रांसफर हुआ है पाली जिले में जी। और अपनी वही छवि को कैसे आप वहां जाकर जो है बरकरार रखेंगी, क्या एक उद्देश्य आपका रहेगा? देखिए, महिला हो या चाहे पुरुष हो, हम सबसे पहले एक पुलिस अधिकारी हैं। एक पुलिस अधिकारी का एक ही उद्देश्य रहता है कि हम जनता को हर तरीके से रिलीफ दें और जो क्रिमिनल है उन लोगों को कंट्रोल करें और अपराध जो क्राइम हो रहे हैं उनको किसी न किसी तरह के रूप से हम कम करने की कोशिश करें। तो चूँकि पुलिस अधिकारी हैं तो हमारा यही टारगेट है कि फर्स्ट टारगेट तो हमारा यही है कि हम पब्लिक को रिलीफ दें और सेकंड यही है कि क्राइम पे कंट्रोल करें। बतौर महिला होने के नाते महिलाओं के जो बढ़ते ग्राफ अपराध है उन्हें कम करने के लिए आप क्या सोचते हैं? देखिए, महिला जो अभी क्राइम बढ़ रहे हैं और बढ़ने के साथ साथ आप ये देखें कि उनका डिस्पोजल भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। हम लोग क्राइम को ही एक कर रहे हैं, बट उनको ट्रेस आउट करने में पुलिस हो, सरकार हो, जो बेस्ट काम कर रही है, मेरे ख्याल से हमको उनको भी थोड़ा सा बताना चाहिए। और रोकने के लिए देखिए मैडम, ऐसा है कि अवेयरनेस जो आप कहते हैं, जिसको जागरूकता कहेंगे, जागरूकता तो होनी ही चाहिए। देखिए, जागरूकता यहाँ पर है, हर तरीके से आ सकती है। शिक्षा तो देखिए है ही है, शिक्षा के साथ साथ आप उस कई चीज़ें और भी प्लान कर सकते हैं। जैसे सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड कोर्सेज हैं वो कर सकती हैं। आप जो लीगल राइट्स हैं उनके बारे में बता सकती हैं। लीगल राइट्स के साथ साथ आपको एक एज ए विमेन आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है तो आपको अपनी हेल्प कहाँ से चाहिए, आपको कहाँ से क्या प्रोवाइड हो सकता है। तो ये चीज़ें जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं और पुलिस डिपार्टमेंट ने जो अरेंजमेंट जो व्यवस्था कर रखी है सरकार ने, अगर वो प्रॉपर तरीके से हर महिला के पास में पहुँचे तो ये ग्राफ थोड़ा कम हो सकता है। और महिलाओं को भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपको जो राइट्स मिले हुए हैं आप उनको यूज कीजिए। आपके जो राइट्स आपको दिए हैं सरकार ने, आपको मोटिवेट कर रहे हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना होती है तो आप अगर जब तक एक घटना अगर आप ऑब्जेक्शन नहीं करते तो वो घटना किसी सेकंड टाइम में किसी और के साथ रिपीट हो गई। तो अगर आपके साथ कोई घटना हो रही है और आप ऑब्जेक्शन करते हैं तो वो घटना आप किसी और के साथ 10 लोगों के साथ होने से रोक सकते हैं। तो रोकना बहुत ज़रूरी है, बोलना बहुत ज़रूरी है, आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है। अपने राइट्स को आप पहचानिए और उनको पहचान कर अपनी चीज़ों के लिए बोलना सीखिए। और अगर आपके साथ कहीं गलत हो रहा है तो उनको रोकना सीखिए। और रोकने के लिए देखिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। और सिरोही में ये भी कहा जाता है हालांकि आपके लिए कि जब आप यहाँ बतौर आ रही थी तो पुलिस लाइन की जो है कायाकल्प आपने बदल दी और उसके बाद जब एडीजी रैंक के अधिकारी यहाँ पर आए तो आपके काम को देखकर उन्होंने फिर से आपको जो पुलिस लाइन की कमान है वो सौंप दी। वो क्या एक वाकया रहा? ये देखिए, आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं जब बाड़मेर तक में थी तब तक मैं फील्ड में रही। फिर बाड़मेर में जब मैं रही तो मेरा सेकंड इशू हुआ, मेरा बेटा, तो उसके कंडीशन को देखते हुए मैंने वहाँ लाइन प्रेफर की। तो
वहाँ एक दफ़े मुझे कहा कि आप चले जाइए महिला थाने। तो मैंने एसपी साहब को कहा, मैंने कहा सर मेरा बच्चा छोटा है, तो नहीं नहीं आप चले जाइए। तो देखिए हर आदमी जब यूँ होता है, तो मैंने भी किसी से मैंने थोड़ा अपना करवाया, रिकमेंड करवाया कि मुझे लाइन में ही मेरा बच्चा छोटा है। तो एसपी साहब ने मुझे बुला के कहा कि लोग किसी से सिफारिश कराते हैं कि मुझे कोई बढ़िया थाने में लगाओ, मुझे वहाँ लगाओ। मैंने पहला थानेदार ऐसा देखा है जिसने मुझे सिर्फ इसलिए कहलाया कि मुझे सिर्फ लाइन में रहना है, अभी मेरा बच्चा छोटा है। तो उस टाइम एसपी साहब ने काफ़ी मुझे कोऑपरेट किया, लाइन में रखा था। फिर मेरा ट्रांसफ़र यहाँ हो गया, तो मैं फिर बच्चे की कंडीशन को देखते हुए, नया डिस्ट्रिक्ट था तो मैंने यहीं प्रेफर किया। तो अच्छा यहाँ थोड़ा देखिए सभी जगह अच्छी होती है, बस थोड़ा सा क्या है, आपको उस चीज़ को व्यवस्थित करने का थोड़ा हर व्यक्ति का, हर अधिकारी का तरीका अलग अलग होता है। और यहाँ पहले भी जो लोग रहे उन्होंने अच्छा काम किया था, मैंने उस तरीके को थोड़ा सा बदल के थोड़ा व्यवस्थित किया, तो सबको अच्छा लगा। फिर यहाँ पे हमारे अधिकारी चेंज हुए, तो उन्होंने मुझे कहा नहीं नहीं अब आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि आप काफ़ी समय से यहाँ हो, तो अब आपको कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ सिरोही कोतवाल लगाया। तो मैंने कहा ठीक है, जहाँ अफसर कहेंगे, अधिकारी कहेंगे, और जहाँ आपको प्रायोरिटी पे जो काम दिया गया आप उसी को आपको करना है। तो मैंने एज ए कोतवाल मैंने सिरोही ज्वाइन किया। तो जब मैं कोतवाल से पहले जब यहाँ थी, तब मैंने यहाँ एक एडीजे साहब थे, उनको मैंने अच्छा यहाँ भ्रमण कराया। क्योंकि आप भी देख रहे हैं पुलिस लाइन काफ़ी पुरानी है, तो उन्होंने मुझे यूँ देख के और मेरे जो मैंने उनको बताया साहब हमको ये नीड है, तो उन्होंने कहा चलिए हम आपकी नीड के ऊपर विचार करेंगे। तो उन्होंने जो हमारे लाइन के कुछ प्रपोजल थे वो एक्सेप्ट किए, तो वो एक्सेप्ट कर लिए। उसी दौरान वो प्रपोजल तो एक्सेप्ट हो गए और मैं चली गई कोतवाल। तो वो पीछे वो प्रपोजल के अकॉर्डिंग यहाँ जो पैसा आया, जो बजट आया, काम चालू हो गया। वो 10 महीने बाद में जब एडीजी साहब पुनः आए, तो उन्होंने देखा कि नहीं ये तो पैसा तो इस अकॉर्डिंग नहीं लगना चाहिए था, जो डिमांड हुआ था उस अकॉर्डिंग वर्क नहीं हो रहा है। तो उस टाइम जो हमारे एसपी साहब थे, तो एडीजी साहब ने कहा कि नहीं वो एक पहले यहाँ पे मैडम थी, एक लड़की लगी हुई थी, उसका काम बहुत अच्छा था, आप वो कहाँ पे है? क्या सर वो तो अभी कोतवाल है। तो एडीजी साहब ने कहा नहीं कोतवाल तो देखिए आप किसी को भी लगा दीजिएगा, परंतु ये काम वाम के लिए मैनेज करने के लिए हमको तो इधर वो आप उस लड़की को ही लगाइए। तो मैं कोतवाल थी और एडीजी साहब ने फिर कहा, तो देखिए मुझे पुनः फिर लाइन में पुनः आरआई लगाया, और अभी मैं 2 साल से यहीं आरआई पे हूँ और काम कर रही हूँ। अपना देखिए हर काम, मैंने अभी आपसे कहा था, यदि आप महिला हैं तो सामने वाले को आप इतना 100% से भी ऊपर में अगर कोई परसेंट होते हैं, आप पे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप उस काम को इतना पूर्ण कर पाएंगी। तो हर फील्ड, चाहे आपकी पुलिस लाइन की फील्ड हो या फिर आपकी पुलिसिंग की फील्ड हो, चाहे मुलजिमों के सामने फील्ड हो या फिर अवेयरनेस की फील्ड हो, महिला अगर सभी कार्यों में पूर्ण रहेगी तो आपको सभी जगह जिम्मेदारियां पूर्ण विश्वास के साथ दी जाएंगी। आप जिन जिलों में आपकी पोस्टिंग रही, तो अगर आपके नज़रिए से बात करें हम, तो कौन से एसपी की आपको वर्किंग स्टाइल सबसे बेहतर लगी, जिनके निर्देशन में आपको काम करना अच्छा लगा? देखिए वैसे तो ये बड़ा ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है आप पूछ रही हैं, क्योंकि इतने अधिकारियों के साथ हम रहे हैं, सभी अधिकारी अच्छे हैं, परंतु अभी जब मैं महिला थाना बाड़मेर में एसएचओ थी, तब हमारे एक एसपी साहब हुआ करते थे, परेश जी देशमुख साहब। उनके मतलब आप वर्किंग का उनका तरीका इतना अलग था कि वो आपको हर चीज को मतलब 0 से लेके एंड तक आपको ना पूरा वो बताएंगे कि काम किस तरीके से करना है, कैसे होना चाहिए। और ये तो वो बताते ही बताते थे, उसके साथ में उसका जो फीडबैक था वो भी वो लेते रहते थे। और फिर कहीं जब आपको यूँ आवश्यकता पड़ी कि अब मुझे किसी सीनियर अधिकारी की हेल्प की ज़रूरत है या मार्गदर्शन की ज़रूरत है, तो एनी टाइम वो खड़े रहते थे कि आपको किसी के साथ में अकेले जूझने की ज़रूरत नहीं है। सभी एसपीज अच्छे, अधिकारी सभी अच्छे होते हैं, पर उनका मुझे ज़्यादा बेटर लगा। चलिए 2 अंतिम सवाल आपसे जानना चाहूँगी, खाली वक्त में आप क्या करना पसंद करती हैं? देखिए खाली वर्क टाइम तो देखो वैसे तो हम लोगों के पास होता नहीं है, परंतु मुझे घूमने का बहुत शौक है, मैं पैदल बहुत घूमती हूँ।
तो बहुत पैदल घूमती हूँ। पर डे का सुबह से शाम तक अगर सोते सोते करूँ तो मेरा 10 से 15 किलोमीटर पर डे का हो जाता है। जी। तो खाली समय में मुझे घूमना बहुत पसंद है। जी। पुलिस डिपार्टमेंट में आप हैं, लेकिन क्या आपको मूवीज भी इसी टाइप की पसंद आती है या कोई और जॉनर पसंद है आपको? देखिए मूवी तो वैसे मैं टीवी बहुत कम देखती हूँ। मूवी जो बच्चे, अब तो कोई चॉइस भी नहीं है क्योंकि जब आपके पास घर में बच्चे हैं तो वो आप लोगों से पूछते भी नहीं है कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है। तो मूवी तो अब जो बच्चे देखते हैं वही हमारी अब मजबूरी है, वही हमको देखनी पड़ती है। जो वो देखते हैं वही हमको देखनी पड़ती है। जी। उन महिलाओं को आप क्या संदेश देगी जो ये सोचती है कि काम, बाहर का काम और घर का काम, वो दोनों एक साथ मैनेज करके नहीं चल सकती, लेकिन आप चूंकि उस काम को मैनेज कर रही है और सबके सामने मिसाल के तौर पर भी है, तो उन महिलाओं को क्या कहेंगी आप? देखिए महिलाओं को मैं यही कहना चाहती हूँ, चाहे आप कामकाजी हो चाहे घरेलू हो। जी। मेरे नज़रिए में घरेलू महिलाएं होती हैं वो कामकाजी महिला से ज़्यादा काम करती हैं, जी। क्योंकि कामकाजी महिला 12 घंटे 24 घंटा ड्यूटी में होती हैं, परंतु वो तो पूरी लाइफ ही ड्यूटी पे रहती हैं। बिल्कुल। परंतु सब चीज़ें पॉसिबल हैं जी। अगर आप उसको टाइम्स को थोड़ा सा अगर आप मैनेज करके चलते हैं तो सब कुछ संभव है। जैसे अभी आपने कहा क्योंकि मैं पुलिस में हूँ, परंतु पुलिस में होने के साथ साथ देखिए मेरी बेटी है अभी 14 साल की और बेटा है मेरा 8 साल का, और अभी तक मेरी 18 साल की नौकरी हुई है, सेवा काल 18 साल का हो चुका है। परंतु जहाँ तक कोशिश रहती है मैं मेरे बच्चों को खाना खुद ही खिलाती हूँ। तो ये कुछ आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप अपनी परिस्थितियों में से अपने बच्चों के लिए कैसे टाइम निकालते हैं, अपने स्वयं के लिए कैसे टाइम निकालते हैं, अपने पति के लिए कैसे टाइम निकालते हैं। और ये देखिए नौकरी तो है ही है, पर हमारा जीवन, मुख्य जीवन तो हमारी वही है। तो मेरे ख्याल से हमको इसको मैनेज करना भी सीखना चाहिए। जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए। तो ये थी अनीता रानी जी से हमारी खास बातचीत। अगली बार फिर होगी शख्सियत में ऐसे ही किसी शख्स से मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।